हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हम बेंडिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम करते हैं इसका एनालिसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। देखो, एनालिसिस में हम तीन केस लेंगे। केस वन में लेंगे जब a इक्वल टू बी हो जाए। इस पार्ट को हमने a मान लिया, इस पार्ट को b मान लिया और इस पार्ट को c मान लिया। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। पहले a इक्वल टू बी ले लेते हैं। a इक्वल टू बी लोगे तो mr बाय आई एन ए इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय वाई। यहां से हम सिग्मा बी की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा बी इज इक्वल टू वाई, उधर जाके एम आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू वाई डिवाइड बाय आई एन ए। ये सिग्मा बी की वैल्यू आई। अगर सिग्मा बी में इंड्यूस्ड स्ट्रेस निकालना है, इंड्यूस्ड स्ट्रेस जब निकालोगे तो एम आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एम के। यहां पर क्या लोगे? एम इज अप्लाइड मूवमेंट। एम क्या है? अप्लाइड मूवमेंट। दिस इज अप्लाइड मूवमेंट। और एम आर जो है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस जब लोगे तो यहां पर क्या आएगा? एम आएगा, अप्लाइड मूवमेंट आएगा। एम आर और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो इसलिए हम यहां पर एम लेंगे। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब लोगे आप, सिग्मा बी इंड्यूस मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो m यहां पर भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैक्सिमम आ जाएगी और डिवाइड बाय आई एन ए। अब जो y मैक्स है इसको नीचे ले आओ, आई एन ए के डिवाइड में आ जाएगा ये। तो सिग्मा b आपका इंड्यूस, आपने मैक्सिमम इंड्यूस देख रहे हो, दिस इज इक्वल टू m डिवाइड बाय आई एन ए डिवाइड बाय y मैक्स। और आई एन ए बाय वाई मैक्स, आई एन ए बाय वाई मैक्स जो होता है, आई एन ए बाय वाई मैक्स, इसको लिखते हैं हम जेड अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज सेक्शन, इसका नाम है सेक्शन मॉडुलस। दिस इज योर सेक्शन मॉडुलस जेड एन ए। तो इसकी जगह पे जेड पुट कर सकते हैं। तो सिग्मा बी जो मैक्सिमम इंड्यूस हुआ है आपका, दिस इज इक्वल टू m डिवाइड बाय जेड एन ए। ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास। ये तो हुआ उस कंडीशन में जब m आपका क्या है? वेरिएबल नहीं है अलोंग द लेंथ। m अगर सेम है, अगर m भी वेरिएबल है, इफ m इज वेरिएबल, अगर m अप्लाइड मूवमेंट आपका वेरिएबल है, लेंथ पे अलोंग द लेंथ आपका वेरी कर रहा है, अलोंग द लेंथ, मतलब प्योर बेंडिंग का केस नहीं है। प्योर बेंडिंग होती तो मोमेंट कांस्टेंट होता। अगर प्योर बेंडिंग का केस नहीं है, मोमेंट वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में सिग्मा बी की मैक्सिमम वैल्यू इंड्यूस जो आएगा, दिस इज इक्वल टू, यहां पर एम भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। जो मैक्सिमम वाला है, जितना भी जो भी मोमेंट आपका अलग अलग जगह पे लग रहा है, तो मैक्सिमम जिस जगह पे लग रहा है वो हम देख लेंगे, एम मैक्सिमम डिवाइड बाय जेड एन ए। ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बी इंड्यूस की। अब सिग्मा बी इंड्यूस की वैल्यू आपको पता चल गई। तो यानी कि सिग्मा बी इंड्यूस जो है, सिग्मा बी मैक्सिमम इंड्यूस, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, जेड एन ए। जेड एन ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर जेड एन ए की वैल्यू इंक्रीज होती है, अपवर्ड साइन मतलब इंक्रीज, अगर इंक्रीज होती है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब सिग्मा बी जो इन मैक्सिमम इंड्यूस है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। सिग्मा बी मैक्सिमम इंड्यूस डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कम हो रही है। कम हो गई तो भाई सिंपल सी बात है, अगर कम होगी तो चांसेस ऑफ फेलियर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इंड्यूस स्ट्रेस कम होगा। अगर इंड्यूस स्ट्रेस कम होगा तो वो फेल भी होने के चांस उसके कम हो जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हो चांसेस ऑफ फेलियर डिक्रीज।
चांसेस ऑफ फेलियर भी आपके डिक्रीज हो जाएंगे। ये तो हुआ सिंपल। अब दूसरी क्या आती है इसमें, एक और चीज, अब स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पे इसको यूज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 2 क्राइटेरियन पढ़े थे, एक स्ट्रेंथ क्राइटेरियन, एक रिजिडिटी क्राइटेरियन। तो सिग्मा बी की वैल्यू यहां से आप निकालोगे और डिजाइन करने के लिए किस में यूज करोगे, स्ट्रेंथ क्राइटेरियन में। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरियन में क्या लिखोगे, सिग्मा बी मैक्सिमम इंड्यूस, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू सिग्मा बी परमिसिबल होनी चाहिए। परमिसिबल स्ट्रेस से इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू सिग्मा बी परमिसिबल। और सिग्मा बी मैक्सिमम इंड्यूस की वैल्यू क्या आई है, एम मैक्स डिवाइड बाय जेड अबाउट एन ए। दिस इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा बी परमिसिबल। सिग्मा बी परमिसिबल की वैल्यू आपके पास होगी, एम की वैल्यू भी आपके पास होगी। अब जेड की वैल्यू, अब जेड को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एन ए। और सपोज करो एम मैक्स को आप उधर ले गए, सिग्मा बी परमिसिबल है तो उधर जाके ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, साइन उल्टा हो जाएगा, समथिंग कोई भी वैल्यू आई मान लो आपके पास, ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि एम मैक्स बाय सिग्मा बी परमिसिबल हो जाएगा। या आप लिख सकते हो यहां पर एम मैक्स बाय सिग्मा बी परमिसिबल, इस टाइप से। और जेड की वैल्यू को हम आगे डिस्कस करेंगे कि जेड की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। अभी सिंपल एक बार लिख लेते हैं। सपोज करो ये है बी डी स्क्वायर बाय 6 और ए क्यूब बाय 6 है, ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू। और यहां से आप इसकी डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, इसकी डायमेंशन की मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, यानी कि ये वैल्यू, ये सपोज करो ए क्यूब बाय 6 लिया है तो ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू, ये रेक्टेंगुलर के लिए होता है और ये स्क्वायर सेक्शन के लिए होता है। ए क्यूब बाय 6 स्क्वायर सेक्शन के लिए, बी डी स्क्वायर बाय 6 जो आएगा वो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आएगा। तो सपोज कर लेते हैं ए क्यूब बाय 6 आपने लिया है, रेक्टेंगुलर सेक्शन था, तो आपके पास ए की वैल्यू पता चल जाएगी कि साइड जो है वो कितनी होनी चाहिए आपकी मिनिमम, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू आएगी, या तो इसके इक्वल होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। यहां से क्या निकाल सकते हो आप, सिंपली तो आप यहां से डिजाइन कर सकते हो। डिजाइन का मतलब आपको डायमेंशंस निकालनी। तो डायमेंशन आप उस मटेरियल की, जो मटेरियल आप ले रहे हो उस मटेरियल की कौन सी कितनी डायमेंशन आपको लेनी पड़ेगी कि आपका मटेरियल जो है फेल ना हो, कंपोनेंट जो है आपका फेल ना हो। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब देखो वाई मैक्स पे हम फिर से आ जाते हैं। सिग्मा बी इंड्यूस क्या है, एम इंटू वाई मैक्स बाय आई एन ए। देखो अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है, अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है, जैसे आपने आई सेक्शन है या रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है या सर्कुलर है, इस टाइप के अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है तो वाई मैक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वाई टॉप इक्वल टू वाई बॉटम, दोनों के इक्वल आएगी फॉर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सेक्शन में वाई मैक्स की वैल्यू वाई टॉप एंड वाई बॉटम के इक्वल आएगी। बट अनसिमेट्रिकल सेक्शन में वाई मैक्स जो लोगे आप, वाई मैक्स इक्वल टू क्या लोगे, मैक्सिमम ऑफ वाई टॉप एंड वाई बॉटम। किसके लिए, अनसिमेट्रिकल के लिए। अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए वाई मैक्स की वैल्यू टॉप वाई टॉप एंड वाई बॉटम में से जो मैक्सिमम आएगी, यानी टॉप फाइबर और बॉटम मोस्ट फाइबर में से जो आपका न्यूट्रल फाइबर से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, यानी कि इन दोनों की वैल्यू जिसमें टॉप वाले में ज्यादा होगी या बॉटम वाले में ज्यादा होगी तो वही लेंगे। अनसिमेट्रिकल सेक्शन मतलब जैसे टी सेक्शन हो गया आपका, इस टाइप के जो सेक्शन होंगे उन सेक्शन के लिए आपको वाई मैक्स की वैल्यू फिर देखना है मैक्सिमम कौन सा है, टॉप वाला ज्यादा है या बॉटम वाला ज्यादा है, तो उनमें से जो ज्यादा होगा वही वाई मैक्स आपको कंसीडर करना है। तो इस टाइप से आप वाई मैक्स वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमने पहला एनालिसिस किया जब ए इक्वल टू बी लेंगे, तो इस कंडीशन में आप सिग्मा बी मैक्सिमम इंड्यूस कितना है वो निकाल सकते हो।
और फिर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में पुट करके वहां से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अब सेकंड केस देखते हैं, केस सेकंड एनालिसिस के केस सेकंड में क्या करेंगे हम, B इक्वल टू सी ले लेंगे। B इक्वल टू सी लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। B में क्या है, सिग्मा B बाय वाई इज इक्वल टू E बाय R। तो सिग्मा B की वैल्यू आ जाएगी E वाई बाय R। सिंपली सिग्मा B की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हो, E वाई बाय R। जिस जगह पे आप y लोगे, जहां पर आप y लोगे, जिस फाइबर के लिए आप लोगे, जितने डिस्टेंस पे न्यूट्रल फाइबर से जितने डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो, वहां पे आपको सिग्मा B की वैल्यू, इंड्यूस स्ट्रेस की वैल्यू आपको दे देगा। ये इंड्यूस स्ट्रेस कितना आ रहा है, E वाई बाय R। यहां से आपको एक चीज पता लग जाएगी, बस बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये, दिस इज 1 बाय R। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा तो सिग्मा B की वैल्यू कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बेंड कम होगा या ज्यादा होगा। देखो अगर ये है इस टाइप से, ये छोटा सर्कल है और हमने क्या लेना है, बस इतना पार्ट लेना है, इसमें बेंडिंग ज्यादा दिखेगी आपको, और ये बड़ा है, बड़ा सर्कल है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ज्यादा है, इसमें आप ये वाला पार्ट लोगे तो सॉरी सर्कुलर शेप थोड़ी सही नहीं बनी है हमारी, ये थोड़ा सा इस टाइप से ये बड़ा सर्कल ले लेते हैं मान लो। तो देखो ये इसके लिए जब आप इतना पार्ट लोगे, देखो आप चेक कर सकते हो दोनों में, इसमें आपका क्या होगा, बेंडिंग ज्यादा होगी, और इसमें क्या होगी, बेंडिंग कम होगी। यानी कि ऐसे बेंड होने के बाद ज्यादा बेंड नहीं हो रहा, कर्व ज्यादा नहीं हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होने का मतलब ज्यादा बेंडिंग नहीं हुई है, और जब ज्यादा बेंडिंग नहीं होगी तो बेंडिंग स्ट्रेस भी आपका कम प्रोड्यूस होगा। बेंडिंग स्ट्रेस भी आपका क्या होगा, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा होगा, इसमें क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इस सर्कल का रेडियस ज्यादा है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो बेंडिंग क्या हुई, कम हुई आपका, बहुत ज्यादा बेंडिंग। एक तो देखो, एक तो बीम इस टाइप से बेंड हो जाए, कुछ ज्यादा ही बेंड हो जाए, और एक जो है वो थोड़ा सा बेंड हो, दोनों में डिफरेंस है। तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा। इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आएगा। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि इस केस में बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर ये ज्यादा मुड़ गया तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कम है, ये वैल्यू कम है, तो ये ज्यादा होगी। इसी केस में ये वैल्यू क्या है, रेडियस क्या है इसकी रेडियस इस टाइप से सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस कम आएगी, और इसकी रेडियस काफी ज्यादा आएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस कम प्रोड्यूस होगा, और ये बेंड भी कम होगा। तो सिंपल है, आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं, बहुत ईजी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग पे। नेक्स्ट आपका केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्ड केस। और थर्ड केस आपका, इसमें क्या है, थर्ड केस में देखो केस 3, थर्ड केस में एनालिसिस में देख रहे हैं हम A इक्वल टू सी ले लेंगे, क्योंकि A इक्वल टू बी पहले ले चुके हैं, B इक्वल टू सी भी आ गया, अब A और C बचे हैं, A इक्वल टू सी। तो A इक्वल टू सी में MR बाय INA इज इक्वल टू E बाय R, या आप ये कह सकते हो कि MR की वैल्यू हो जाएगी E इंटू आई बाय आर। MR की वैल्यू क्या हो जाएगी, E आई बाय R, या ये कह सकते हो R को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो MR इंटू R इज इक्वल टू E इंटू आई। लेट सपोज, लेट R की वैल्यू है 1। सपोज कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 1 है, यूनिट है। यूनिट रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए MR की वैल्यू क्या हो जाएगी, MR की वैल्यू आपके पास हो जाएगी E इंटू आई। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफर्ड बाय प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन अगेंस्ट द अप्लाइड मोमेंट, और ये किसके इक्वल है, E इंटू आई। यानी कि E इंटू आई जितना ज्यादा होगा उतना ही MR की वैल्यू ज्यादा होगी, और MR की वैल्यू ज्यादा होगी, MR क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो मटेरियल उतना ही सेफ होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही सेफ होगा। तो आप कह सकते हो कि EI की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो MR की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब
ये क्या होगा, मोर सेफ, दिस इज मोर सेफ अगेंस्ट बेंडिंग, बेंडिंग अगेंस्ट ज्यादा सेफ होगा, या फिर कह सकते हो चांसेस ऑफ फेलियर आर लेस, चांसेस ऑफ फेलियर आपके कम होंगे इस कंडीशन में। अगर E इंटू आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो MR की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और MR क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो चांसेस ऑफ फेलियर भी आपके डिक्रीज हो जाएंगे, आपका ज्यादा मटेरियल ज्यादा सेफ हो जाएगा। तो ये एनालिसिस हुआ। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि अगर दो बीम दे रखे हैं आपको, उनका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, ठीक है। और फिर थोड़ा सा जेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग शेप्स के लिए, अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए जेड की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी। तो आपको ये सब चीजें मैं थोड़ा सा रफली लिख रहा हूं, आपको नोट्स में आपको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर मिल जाएगा। नोट्स आपको मिलेंगे पाईफाई लर्निंग ऐप पे, जो आप प्ले स्टोर में जाके पाईफाई लर्निंग सिंपल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके आप पाईफाई लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप पे आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ बीम। सपोज करो आपको दो बीम गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ज्यादा बीम स्ट्रॉन्ग है। उस कंडीशन में उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा बीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेंडिंग में। तो देखो हमने सिग्मा बी की वैल्यू निकाली थी, सिग्मा बी की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, M/Z, M/Z आई थी। और ये वाला कौन सा था, ये इंड्यूस था, और ये मोमेंट जो था अप्लाइड वाला था, ये अप्लाइड वाला था। अगर इस इंड्यूस की जगह मैं सिग्मा बी परमिसिबल निकालने लग जाऊं कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, तो उस कंडीशन में मुझे MR की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे लेनी पड़ेगी बाय Z। MR की मैक्सिमम वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी यहां पे, MR की मैक्सिमम वैल्यू बाय Z। और आप यहां से ये कह सकते हो कि MR की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा बी परमिसिबल इंटू Z। Z क्या है, Z अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है, NA है यहां पर, ये अंडरस्टूड सी बात है, Z के साथ NA भी है, तो Z अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है ये। तो MR की मैक्सिमम वैल्यू, अब MR की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है क्या होती है, प्रॉपर्टी। MR की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्रॉपर्टी। किसी मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अगर MR की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होगी, अगर MR की मैक्सिमम वैल्यू, अगर MR की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होगी तो उसके चांसेस ऑफ फेलियर कम हो जाएंगे, उसके चांसेस ऑफ फेलियर कम होंगे, क्योंकि अप्लाइड मूवमेंट आप ज्यादा लगा सकते हो। अप्लाइड मूवमेंट कहां तक लगा सकते हो, विदाउट फेलियर MR की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल तक आप उसमें मूवमेंट अप्लाई कर सकते हो। तो MR की मैक्सिमम वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी तो आप मूवमेंट भी तो ज्यादा लगा सकते हो, तो मटेरियल ज्यादा सेफ हो गया, उसके चांसेस ऑफ फेलियर कम हो गए। तो MR की मैक्सिमम वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, जिस बीम की ज्यादा होगी वही बीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिस बीम की ज्यादा MR की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और MR की मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा बी परमिसिबल एंड Z पे। किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा बी परमिसिबल एंड Z पे। अब सिग्मा बी परमिसिबल हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो अब आ जाते हैं, अगर दो बीम आपको गिवन है और दोनों बीम का क्रॉस सेक्शन सेम है, अगर कंडीशन 1, अगर क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। क्रॉस सेक्शन सेम होने का मतलब क्या है, Z आपका सेम है। Z अगर दोनों का सेम है और ये कह रहा है कि मटेरियल क्या है, अलग अलग है। मटेरियल क्या है,
मटेरियल डिफरेंट है। मटेरियल डिफरेंट का मतलब सिग्मा बी परमिसिबल डिफरेंट है। सिग्मा बी परमिसिबल डिफरेंट है। देखो जेड तो सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम होने का मतलब जेड की वैल्यू सेम आएगी। वो हम अभी थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे कि जेड की वैल्यू आपकी कैसे निकालते हैं और इसकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं। अगर क्रॉस सेक्शन सेम दे रखा, सेम डायमेंशन दे रखी, क्रॉस सेक्शन चाहे वो स्क्वायर हो, दोनों का स्क्वायर है और सेम उसकी साइड दे रखी है। अगर रेक्टेंगुलर दे रखे हैं तो दोनों का क्रॉस सेक्शन अगर सेम गिवन है, सेम मतलब डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। अगर क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम डायमेंशन है, तो जेड की वैल्यू तो सेम होगी। तो जेड की वैल्यू सेम होगी तो एम आर की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो जिसके लिए सिग्मा बी परमिसिबल की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस बीम के लिए सिग्मा बी परमिसिबल की वैल्यू ज्यादा होगी, तो टोटल जेड एम आर की मैक्सिमम वैल्यू उसके लिए ज्यादा होगी। तो फिर हम देखेंगे मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है। जिस मटेरियल के लिए सिग्मा बी परमिसिबल ज्यादा होगा उस कंडीशन में एमआर की मैक्सिमम वैल्यू उसके लिए ज्यादा होगी, और एमआर की मैक्सिमम जिसके लिए ज्यादा होगी वही बीम ज्यादा स्ट्रांग होगा, वही बीम ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर सेम मटेरियल के बीम है, क्या गिवन है आपको? सेम मटेरियल के बीम गिवन है। दो बीम है आपके पास या बहुत सारे बीम है, आपको बताना है कि मैक्सिमम कौन सा है। मान लो मटेरियल क्या है, सबका सेम है, एक ही मटेरियल के बना रखे हैं, सारे कंक्रीट के बना रखे हैं, या सारे के सारे स्टील के बना रखे हैं, या सारे के सारे आयरन के हैं, या सारे एल्यूमिनियम के हैं। सबका मटेरियल सेम है। अगर सेम मटेरियल होगा तो उस केस में सिग्मा बी परमिसिबल क्या होगी? सेम होगी सबके लिए। क्या होगी? सबके लिए सेम होगी। फिर हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन। देखो अगर क्रॉस सेक्शन भी सेम हो, अगर क्रॉस सेक्शन भी सेम हो तो जेड भी सेम हो जाएगा, जेड भी सेम, सिग्मा बी परमिसिबल भी सेम, इसके मतलब एमआर की मैक्सिमम वैल्यू भी सेम और सबकी स्ट्रेंथ सेम हो जाएगी। बट अगर सेम मटेरियल हो बट क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो, क्या हो? क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो। जब क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में सिग्मा बी परमिसिबल तो सेम है, जिसके लिए जेड की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए एमआर मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जिसके लिए जेड की वैल्यू ज्यादा उसके लिए एमआर मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा, और एमआर मैक्सिमम की वैल्यू जिस बीम के लिए ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिस बीम के लिए भी एमआर मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा वो बीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। अगर मान लो दोनों ही डिफरेंट हो, मतलब मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन क्या है? डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है, तो उसके बाद फिर क्या करो? आप चेक कर लो, दोनों की वैल्यू पुट कर करके प्रोडक्ट देख लो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? एमआर की मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि जिसके लिए इनका प्रोडक्ट, दोनों को चेक करेंगे कि सिग्मा बी परमिसिबल एंड जेड पुट कर करके देख लेंगे। जो प्रोडक्ट जिसके लिए ज्यादा आएगा, जिसके लिए ये वैल्यू ज्यादा आएगी उसके लिए एमआर मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा, और एमआर मैक्सिमम की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा वो बीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आपको मेन चीज जो देखनी है वो एमआर की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। एमआर की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए ज्यादा वो बीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बीम्स को कंपेयर कैसे करेंगे हम। इसको अच्छे से तो मैंने आपको बताया कि सही से आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स में मिल जाएगा कि इसको सही से कैसे लिखना है। अब हम कुछ जो कॉमन क्रॉस सेक्शंस है उनका सेक्शन मॉडुलस देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज करो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मतलब इस टाइप से ये बीम है, सिर्फ क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसमें एक एक्सिस इस टाइप से होगा जिसको हम एक्स एक्सिस ले लेंगे, एक एक्सिस आपका इस टाइप से होगा जिसको वाई वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, दो एक्सिस होंगे आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। इसका सपोज कर लेते हैं डायमीटर आपका डी है, स्मॉल डी आपका डायमीटर है इसका। तो इसके लिए सिंपल सा है, एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। एरिया भी लिखेंगे साथ के साथ, एरिया होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ये सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है। तो सबसे पहले ए केस में आया आपके पास सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। इसका जो आई एक्स एक्स होगा और आई वाई वाई होगा वो दोनों क्या होंगे? सेम हो गए, क्योंकि सिमेट्रिक है। क्या है?
आई एक्स एक्स के अबाउट भी ऐसे ही है और वाई 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 के अबाउट भी ऐसे ही है। किसी भी एक्सिस के अबाउट देख लो, मटेरियल दोनों तरफ सेम है, सिमिलर टाइप की शेप है। तो आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई सेम होंगे और इसकी वैल्यू होगी पाई बाय 64 डी रेज टू पावर 4। ये वैल्यू होगी आपके पास आई की। आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई सेम होगा और यही चाहे आपकी बेंडिंग किसी भी एक्सिस के अबाउट हो, यही आपका आई एन ए होगा। ये क्या होगा? आई एन ए होगा। अब सिंपल है, ये आई हो गया तो जेड एन ए की वैल्यू क्या थी? जेड अबाउट एन ए क्या था? आई एन ए डिवाइड बाय वाई मैक्स। जेड एन ए क्या था? आई एन ए डिवाइड बाय वाई मैक्स। आई एन ए की वैल्यू कितनी आ रही है? पाई बाय 64 डी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय वाई मैक्स। इस कंडीशन में देखो, इस अगर ये न्यूट्रल फाइबर है आपका, यहां पर इस टाइप से ये न्यूट्रल लेयर आप ले रहे हो, और तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज डी बाय 2। वाई मैक्स की वैल्यू, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है आपका लास्ट फाइबर का, वो कितना है? डी बाय 2। इधर से देख लो या इधर से देख लो, सेम यहां पर भी डी बाय 2 ही आएगा। तो वाई मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? डी बाय 2। और डी बाय 2 करोगे तो 2 से ये 64 को डिवाइड करोगे तो 32 हो जाएगा, और इससे यहां पर डी की पावर 3 रह जाएगी। तो आपके पास जेड की वैल्यू आएगी पाई बाय 32 डी रेज टू पावर 3। पाई बाय 32 डी रेज टू पावर 3, डी क्यूब कह सकते हो। ये आपके पास जेड एन ए की वैल्यू आएगी इस केस में। अब ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने आपको बताया नहीं है कि इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते कैसे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे हम बाद में, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकालते हैं, क्या वैल्यू किस टाइप से होती है। अभी सिर्फ इनको आप याद कर लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सर्कुलर सेक्शन के लिए ये वैल्यू होती है, और ये आपको याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि हर बार तो आप निकाल के देखोगे नहीं। तो इसलिए जनरल जो मेन वैल्यू है वो आप याद कर लो, फिर बाद में आपको बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। एक टॉपिक हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, यहां पर आई की वैल्यू आपको पता चल गई, जेड की वैल्यू पता चल गई सॉलिड सर्कुलर के लिए। अब सेकंड देखते हैं, बी देखते हैं होलो सर्कुलर के लिए। होलो सर्कुलर सेक्शन है, सपोज करो सिर्फ सेक्शन ही बनाते हैं हम, होलो सर्कुलर इस टाइप से है मान लो। लेट्स सपोज इसमें भी ऐसे ही होगा, ये एक्स एक्सिस ले लेंगे और ये वाला ले लेंगे हम वाई एक्सिस। होलो सर्कुलर सेक्शन है, ये वाला ही मतलब आप ले रहे हो, इसी बीच में से क्या है? होलो है। अब इसमें इंटरनल डायमीटर, लेट्स सपोज इंटरनल डायमीटर जो है वो कितना है आपका? स्मॉल डी है, और आउटर डायमीटर जो है वो कैपिटल डी है। सपोज कर लेते हैं आउटर डायमीटर इज कैपिटल डी एंड इंटरनल डायमीटर इज स्मॉल डी। अब एरिया इसका क्या आएगा? एरिया आपको पता है कितना आएगा? पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ये आएगा। और अगर हम कैपिटल डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो एरिया आ जाएगा आपके पास पाई बाय 4 डी स्क्वायर, यहां आ जाएगा 1 माइनस स्मॉल डी बाय कैपिटल डी का होल स्क्वायर। और स्मॉल डी बाय कैपिटल डी को लिखते हैं के की वैल्यू के इज इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो इसकी जगह के पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आई आपके पास पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर। अब ये क्यों लिखा है? क्योंकि इसी की तर्ज पे ही, इसी के तरीके से ही आपका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकलेंगे। अब इस कंडीशन में भी होलो सर्कुलर है, तब भी आपका आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई सेम आएंगे। तो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई, इसकी वैल्यू आएगी पाई बाय 64 डी रेज टू पावर 4। क्योंकि देखो एरिया में ये वाला पार्ट सेम था, यहां पर भी वही है और यहां पर भी वही है, तो यानी कि ये पार्ट वही आएगा, पाई बाय 64 कैपिटल डी आ जाएगा स्मॉल डी की जगह पे, और यहां पर अंदर आ जाएगा 1 माइनस के रेज टू पावर 4। क्योंकि जब यहां पर ये स्क्वायर आ रहा है तो 1 माइनस के स्क्वायर आया था, यहां पर 4 पावर आई है तो 1 माइनस के रेज टू पावर 4 आएगा होलो सर्कुलर के लिए। ये आपके पास आई की वैल्यू हुई। और इस कंडीशन में मैक्सिमम तो ये होगा ना फाइबर, तो मैक्सिमम जो होगा डिस्टेंस इसका कितना होगा? कैपिटल डी बाय
2, कैपिटल D बाई 2 वाई मैक्स की वैल्यू आएगी। दिस इज इक्वल टू वाई मैक्स। आप किधर से भी देख लो, यहां से देख लो या यहां से देख लो, ये वाली वैल्यू भी, ये वाली वैल्यू अगर यहां से चेक करते हो, ये वैल्यू भी कितनी आएगी, कैपिटल D बाई 2। दिस इज इक्वल टू वाई मैक्स। तो चाहे एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही हो बेंडिंग या फिर वाई वाई एक्सिस के अबाउट हो रही हो बेंडिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्योंकि सेम है और वाई मैक्स की वैल्यू भी सेम है। तो जेड की वैल्यू आपको पता है आई एक्स एक्स आई एन ए अबाउट वाई मैक्स, आई एन ए डिवाइड बाई वाई मैक्स होती है। तो पाई बाय 64 डी रेज टू पावर 4 इंटू 1 माइनस के रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय कैपिटल डी बाय 2 करोगे तो 2 ये 32 हो जाएगा और एक डी की पावर कम हो जाएगी। तो यानी कि जहां पर जेड की वैल्यू आपके पास आई पाई बाय 32 डी रेज टू पावर 3, बट यहां पर 1 माइनस के रेज टू पावर 4 ही रहेगा, ये के की पावर तो कैंसिल नहीं हुई। तो ये याद रखना, आप कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं कि के की पावर भी 3 हो जाएगी, के की पावर 3 नहीं करनी, के की पावर तो 4 ही रहेगी, बट जेड में पाई बाय 32 डी की पावर 3 हो जाएगी, लेकिन के की पावर 4 ही रहेगी। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं क्वेश्चंस में, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, आपको नहीं करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 1 2 3 हमने पढ़ लिए। सी देखते हैं, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। मान लो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इस टाइप से, स्क्वायर है, इसमें ये भी ए है आपकी और ये भी क्या है, ए है। तो इस केस में ये एक्स एक्स एक्सिस ले लेंगे और ये वाला आपका वाई वाई एक्सिस। तो स्क्वायर है, इसमें भी आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई ही आएगा और ये आएगा ए रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 12। इसकी वैल्यू होती है ए रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 12 और ये आई एन ए हो जाएगा। आप कोई सा भी ले लोगे, आई एक्स एक्स के अबाउट हो रही है बेंडिंग या वाई वाई के अबाउट हो रही है, तो दोनों कंडीशन में आई एन ए क्या आएगा, ए रेज टू पावर 4 बाय 12, क्योंकि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम है। अच्छा, वाई मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, आप यहां से चेक कर सकते हो, ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये टोटल ए है तो ये कितनी बची, ए बाय 2, क्योंकि न्यूट्रल फाइबर तो यहीं कहीं होंगे, ये न्यूट्रल लेयर होगी अगर एक्स एक्स के अबाउट बेंडिंग हो रही है, और अगर वाई वाई के अबाउट बेंडिंग हो रही है तो न्यूट्रल फाइबर वाई वाई एक्सिस के अलोंग होंगे, तो उस कंडीशन में ये वाली आएगी, और ये ए है तो ये कितनी बची, ए बाय 2। तो वाई मैक्स की वैल्यू हमेशा ए बाय 2 ही रहनी है इस कंडीशन में। स्क्वायर सेक्शन में वाई मैक्स की वैल्यू ए बाय 2 ही रहनी है, चाहे आई आई एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही हो या वाई वाई एक्सिस के अबाउट हो रही हो या एक्स एक्स के अबाउट हो रही हो। तो अब ये इसमें पुट कर दो तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एन ए डिवाइड बाय वाई मैक्स होती है। तो आई एन ए कितना आया है, ए बाय 12, ए रेज टू पावर 4 बाय 12 डिवाइड बाय ए बाय 2, 2 से ये करोगे 6 हो जाएगा और इसको करोगे तो ए की पावर 3, तो यानी कि ए की पावर 3 बाय 6, ए क्यूब बाय 6 आपके पास जेड की वैल्यू आएगी। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, ए क्यूब बाय 6। आइए आप देखते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। रेक्टेंगुलर सेक्शन में दोनों डायमेंशन आपके डिफरेंट होगी। सपोज कर लेते हैं ये डायमेंशन हमने बी मान ली, ये हमने डी मान ली, हमने माना है इसको, ठीक है। अब इसमें आई एक्स एक्स अलग होगा और आई वाई वाई अलग होगा। तो सबसे पहले आई एक्स एक्स देखते हैं। इस केस में आई एक्स एक्स की वैल्यू आएगी बी डी क्यूब बाय 12, और ये जरूरी नहीं है कि बी डी क्यूब बाय 12 ही आए, डी बी क्यूब बाय 12 भी आ सकती। कैसे, अगर आपने डी को ये मान लिया और बी को ये मान लिया तब क्या आएगी, तब आएगी डिफरेंट हो जाएगी, डी बी क्यूब बाय 12 हो जाएगी। तो अब इसको याद कैसे किया जाए कि आई एक्स एक्स की वैल्यू बी डी क्यूब, किसका क्यूब आएगा और कौन सी सिंगल रहेगी। एक डायमेंशन सिंगल रहेगी और एक का क्यूब आएगा, और डिवाइड बाय 12 ये तो सिंपल है। अब आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। अगर आप आई एक्स एक्स निकाल रहे हो तो एक्स एक्स एक्सिस देख लो, एक्स एक्स एक्सिस जिस डायमेंशन को काट रहा होगा, किसको डायमेंशन को काट रहा है, डी डायमेंशन को काट रहा है, जिसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका क्यूब आएगा। सिंपल है, एक फंडा याद करो, जिस डायमेंशन को ये
एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के अबाउट निकाल रहे हो तो एक्स एक्स एक्सिस लोगे, वाई वाई के अबाउट निकाल रहे हो, आई वाई वाई जब निकालोगे तो वाई वाई एक्सिस जिसको कट कर रहा होगा, जिसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, उसका क्यूब लोगे। फिलहाल हम आई एक्स एक्स पहले निकाल रहे हैं, तो एक्स एक्स एक्सिस जिसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जिस डायमेंशन को, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस डी डायमेंशन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका क्यूब आएगा। तो आपको पता चलेगा क्यूब किसका लेना है, तो बी डी क्यूब बाई 12। इस कंडीशन में वाई मैक्स की वैल्यू, क्योंकि इस कंडीशन में अगर एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होती है, अगर एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्स के अबाउट बेंडिंग होती है, तो उस कंडीशन में आपकी न्यूट्रल लेयर भी एक्स एक्स एक्सिस पे आएगी, न्यूट्रल लेयर भी एक्स एक्स एक्सिस पे आएगी, और आई एक्स एक्स ही आपका न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्स एक्सिस ही आपका कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये वाली लोगे आप, ये कितनी आ जाएगी, d बाय 2, ये टोटल डायमेंशन d है तो ये कितनी आएगी, d बाय 2, तो y मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d बाय 2। और उस कंडीशन में z की वैल्यू अबाउट एक्स एक्स ही ले लेते हैं, अगर एक्स एक्स के अबाउट बेंडिंग हो रही है तो z अबाउट एक्स एक्स क्या आएगा, आई एक्स एक्स डिवाइड बाय वाई मैक्स इस कंडीशन के लिए। तो ये है आपका बी डी क्यूब बाय 12 डिवाइड बाय डी बाय 2। तो ये 12 था, ये 2 से 6 हो जाएगा, यहाँ से d की पावर 2 बचेगी, तो आपके पास जो बचेगा बी डी स्क्वायर बाय 6। क्या वैल्यू बचेगी, बी डी स्क्वायर बाय 6। जेड अबाउट एक्स एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर बाय 6। इसको कब कंसीडर करेंगे, जब एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही हो तब। अब दूसरा निकालते हैं आई वाई वाई, आई वाई वाई। अब मैंने आपको बताया था कि जिस डायमेंशन को वो एक्सिस काटेगा उसका क्यूब होगा, तो वाई वाई एक्सिस है, किस डायमेंशन को काट रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बी डायमेंशन को, तो बी का क्यूब आएगा, तो डी पहले लिखेंगे, बी का क्यूब डिवाइड बाय 12। ये आपके पास आई वाई वाई हुआ। और आई अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही तो न्यूट्रल एक्सिस भी कौन सा आएगा, वाई वाई आएगा, और न्यूट्रल लेयर भी यहां पे आएगी। इस टाइम पे वाई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली, और ये कितनी होगी, इसका हाफ, यानी कि बी बाय 2। तो इस कंडीशन में वाई मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी बाय 2, वाई मैक्स की वैल्यू बी बाय 2 आएगी। और जेड अबाउट वाई वाई एक्सिस जो आएगा वो आएगा डी बी क्यूब बाय 12 डिवाइड बाय डी बाय 2। 2 से ये 6 पे कैंसिल हो गया, और ये सॉरी b बाय 2 है, यहाँ पे b है नीचे, b बाय 2, तो b से एक b कैंसिल हो जाएगी, तो d b स्क्वायर बाय 6 आपका बचेगा z अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो यहां पर आपको देखना है कि किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। अगर एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है तो आई एक्स एक्स को ही NA लिखेंगे, यहां पर भी Z NA हो जाएगा। और अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही तो आई वाई वाई को ही NA लिखेंगे। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा एक्स एक्स के अबाउट बेंडिंग है या वाई वाई के अबाउट बेंडिंग है। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हुआ। एक और देखते हैं हम, दैट इज ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। तो ट्रायंगुलर सेक्शन कुछ आपका इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से अगर ट्रायंगुलर सेक्शन है तो नीचे का जो बेस है उसको B ले लो, और जो इसकी हाइट है उसको H ले लो। तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस आएगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ में आएगा, यहां पर आएगा। दिस इज न्यूट्रल एक्सिस अगर इस टाइप से ही बेंडिंग हो रही है तो ये न्यूट्रल एक्सिस आएगा। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आएगा बी एच क्यूब डिवाइड बाय 36, बी एच क्यूब बाय 36 इसका आएगा आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अब वाई मैक्स की वैल्यू देखो, ये कम है और ये ज्यादा है, ये आपकी होगी दिस इज, ये h है तो ये 2h बाय 3 होगी, और जो नीचे वाली वैल्यू है दिस इज h बाय 3। तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम है आपके पास ऊपर वाली 2h बाय 3। तो y मैक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 2h बाय 3, y मैक्स की वैल्यू 2h बाय 3। तो z आप निकाल सकते हो। तो z की वैल्यू क्या आती है, INA डिवाइड बाय y मैक्स, यानी कि BH क्यूब डिवाइड बाय
36 डिवाइड बाय 2h/3। तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 bh²/24 ये वैल्यू आएगी। आप इसको कैलकुलेट करोगे क्योंकि एक h से ये h कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो bh²/24 ये वैल्यू आपके पास आएगी z अबाउट NA। दिस इज z अबाउट NA, यही आएगी। इस ट्रायंगल को आप ऐसे रखो या ऐसे रखो, घुमा के रखोगे, बेस बस जो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, बेस आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। उस कंडीशन में ये वैल्यू आपके पास आएगी, I NA की bh³/36 और z NA की bh²/24। कभी कभी आपको I अबाउट बेस की भी जरूरत पड़ जाती है, तो ये बेस है इसका, ये आपका क्या होगा बेस, दिस इज बेस। तो I अबाउट बेस में लिख देता हूं यहां पे, I अबाउट बेस जो आएगा वो आएगा bh³/12। अब पहले ही किसी को लग रहा था कि I NA bh³/12 आएगा, bh³/12 I NA नहीं आएगा, I अबाउट बेस आता है ट्रायंगल का, I अबाउट बेस जो आता है वो आता है bh³/12। तो ये हमने कुछ जो मेन क्रॉस सेक्शन जो हमारे यूज होने वाले थे उनके लिए हमने सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू, I की वैल्यू, ये सब हमने चेक कर ली है। तो बेंडिंग में आपकी यही सब यूज होंगी। इसके अलावा भी अगर कुछ और भी क्रॉस सेक्शन आते हैं और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना पड़ता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक अलग टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको बेंडिंग समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा बेंडिंग फिनिश होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।